डियर स्टूडेंट, हम सेक्शन 1 सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने एमसीक्यू सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेक्शन 2 स्टेम सीरीज। ठीक है, नाम स्टेम सीरीज था लेकिन एक्चुअली डेसिमल टाइप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे, बस नाम बदल दिया था। अब जरा हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल फिल्ड विद वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, यानी इसे हम रो डब्ल्यू कह सकते हैं, राइट। और वाटर की जो डेंसिटी हमें इस प्रॉब्लम में वो दी गई है 1 ग्राम पर सीसी। इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब विद सम एयर ट्रैप्ड एज शोन इन फिगर। द टेस्ट ट्यूब का मास दिया गया है 5 ग्राम एंड मेड ऑफ ए थिक ग्लास ऑफ डेंसिटी 2.5 ग्राम सीसी। इनिशियली द बॉटल इज सील्ड एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉटल को इनिशियली जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एयर के साथ सील कर दी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर, तो जो इनिशियल वॉल्यूम था एयर का, ये अगर हम कहें ये ऐसे था, तो इसमें जो इनिशियल वॉल्यूम था वो कितना ले रहा है 3.3 सीसी। When tube is squeezed from outside at constant temperature, the pressure inside rises and the volume of trapped air reduces. It is found, इसको थोड़ा सा प्रेस किया कांस्टेंट टेम्परेचर पे और टेस्ट ट्यूब बिगन्स टू सिंक। एयर का वॉल्यूम कम हो गया, एयर का वॉल्यूम कम होने से बायोंसी कम हो गई और ये टेस्ट ट्यूब सिंक कर रही है। और उस समय एयर का प्रेशर कह रहा है कि पी नोट प्लस डेल्टा पी है। ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया, ओरिएंटेशन यही रखा है और वॉल्यूम वी नोट माइनस डेल्टा वी कर दिया और कह रहा है कि डेल्टा वी की वैल्यू एक्स और डेल्टा पी की वैल्यू बताओ। तो पूछने का तरीका डिफरेंट कर दिया इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज कर दिया है, थोड़ा लैंग्वेज ट्रिकी बनाई। क्वेश्चन बहुत बेसिक था, ऐसे कुछ क्वेश्चन एससीयू में ऑलरेडी हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली होना क्या है कि ये मान लो जो फर्दर एयर है, इस समय इस एयर का प्रेशर पी नोट प्लस डेल्टा वी पी और इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वी एफ, वो वी प्लस डेल्टा वी है, यानी माइनस डेल्टा वी भी कह सकते हो क्योंकि वॉल्यूम तो कम हुआ है। ठीक है, अब इस इंस्टेंट पे अगर ये सिंक कर रही है तो जब ये टेस्ट ट्यूब इस वाटर में, तो इस पर एक बायोंसी लग रही होगी जो कि डिस्प्लेस लिक्विड के यानी वाटर के वेट के बराबर होगी और इस सिस्टम का भी एक वेट होगा। ठीक है, तो जैसे ही बायोंट फोर्स इस सिस्टम के वेट के जस्ट इक्वल होगा, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगा। जैसे से इस एयर का वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, इस सिस्टम की बायोंसी कम होती चली जाएगी और एक लिमिट के बाद ये सिस्टम सिंक कर जाएगा। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब को पूरा वाटर से फिल करके ऐसे ही डाल दें और उसमें एयर ना हो ट्रैप्ड, तो ग्लास की डेंसिटी देखो ज्यादा दी गई है। ग्लास की डेंसिटी यहां पे 2.5 टाइम दी गई है, तो ग्लास वाटर में फ्लोट कर ही नहीं सकता। तो ये ट्रैप एयर की तरह से कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जिसमें बायोंसी होगी, बाइंड फोर्स कितना आएगा, रो डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ ग्लास प्लस वॉल्यूम ऑफ ट्रैप एयर। दिस जो ग्लास ने अपने वॉल्यूम डिस्प्लेस, वाटर डिस्प्लेस किया अपने वॉल्यूम के कारण, प्लस ये जो एयर है यहां पर, इसकी वजह से भी एक बायोंसी आ रही है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास हम कैसे निकालें? बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ ग्लास यहां पे निकल जाएगा 5 ग्राम टोटल है अपॉन 2.5 ग्राम पर सीसी, तो ये आ गया अप्रोक्स एग्जैक्ट 2 सीसी आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ एयर को हम फाइनल एयर, ये हमारा वीएफ ही मान लेते हैं। रो डब्ल्यू 1 ग्राम पर सीसी हमें दिया हुआ है और ये वैल्यू जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू रहेगी सिस्टम के वेट के बराबर। सिस्टम का वेट, एयर का वेट मैं नेग्लिजिबल ले सकता हूं, तो सिस्टम का वेट mg के बराबर रहेगा इंटू एक जी यहां भी आएगा, ग्रेविटी का बायोंसी लिख रहे हैं। तो जब तक ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू mg रहेगी, सिस्टम जो है फ्लोट करेगा। तो जिस समय जस्ट सिंक कर रहा होगा, ये वैल्यू mg को इक्वेट कर जाएगी। तो अगर मैं इस यहां पर वैल्यू को पुट कर दूं, तो रो डब्ल्यू की वैल्यू है मेरे पास 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ ग्लास 2 सीसी और वॉल्यूम ऑफ एयर मुझे निकालना है। वी एफ जी से जी कैंसिल हो जाएगा जब मैं इसको mg के इक्वेट करूंगा, इक्वल टू m की वैल्यू कितनी दी गई है 5 ग्राम। यहीं से मैंने ये जो वॉल्यूम निकाला था, ये मास अपॉन
डेंसिटी किया था। एक चीज ध्यान रखना, एयर का वेट ग्लास ट्यूब के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम वेट होगा। तो इस सिस्टम का वेट जो है हम अप्रोक्स किसके इक्वल ले रहे हैं, बहुत छोटा सा, ये सब छोटे छोटे पॉइंट थे, क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन लैंग्वेज और थोड़ा सा उस समय का प्रेशर इसको टफ बना रहे थे। तो इसको मैंने 5 के इक्वल कर दिया, राइट। तो यहां से ये 1 ग्राम पर सीसी था, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये फैक्टर सीसी में हो जाएगा, तो वीएफ की वैल्यू आ गई 3 सीसी। और जबकि इनिशियल वॉल्यूम मुझे कितना दिया हुआ था, देखो 3.3 सीसी दिया हुआ है प्रॉब्लम में। तो डेल्टा वी, वॉल्यूम कम हो गया तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3 सीसी। तो द वैल्यू ऑफ एक्स, यही पूछ रहा है पहले पार्ट में, लेट डेल्टा वी इज एक्स सीसी, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0.3। प्रेशर, तो जो एयर कंप्रेस हो रही है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है। तो यानी हम यहां पर क्या इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बहुत आसान है। हमने प्रेशर एनालिसिस करते हैं, वॉल्यूम के लिए हम यूज करेंगे P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1 कितना है हमारा, तो अब हम इक्वेशन लगाएंगे P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो इनिशियल प्रेशर था 10 की पावर 5 इंटू 3.3 इज इक्वल टू P2 इंटू फाइनल वॉल्यूम है 3, तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 1.1 इंटू 10 की पावर 5, यानी 10 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये कह रहा है y इंटू 10 की पावर 3, तो y की वैल्यू अगर हम यहां से कंपेयर करूं तो मेरा सेकंड पार्ट का आंसर y इज x की वैल्यू आई थी मेरी 0.3 और y जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर हो गया 10। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम सिंपल थी, लेकिन लैंग्वेज और IIT JEE के एग्जाम का प्रेशर और थोड़ा सा जो सिचुएशन बनाई गई उसने इस प्रॉब्लम को समझने में प्रॉब्लम, कई बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हुई, अदरवाइज इट वाज ए सिंपल प्रॉब्लम ऑफ बायोन्सी। तो IIT JEE की प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होती, कई बार उनको पूछा अलग तरीके से जाता है और रिप्रेजेंट लैंग्वेज में ऐसे किया जाता है जैसे पता नहीं कितना टिपिकल एक सेटअप हो। ठीक है, तो IIT का जब आप एग्जाम दे तो आप ये भी एक दिमाग में रखें कि बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली इजी होंगे, लेकिन उनको लैंग्वेज से क्रैक करना होगा कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। अब हम जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, नेक्स्ट बनता है पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए बॉब ऑफ मास 0.1 kg एंड ए मासलेस इंटरचेंजेबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट एट ए हाइट 0.9 मीटर, यानी कि थ्रेड स्लैक होगी क्योंकि लेंथ है 1 मीटर और 0.9 मीटर का हमें सेपरेशन दिया गया है। लाई ऑन ए फ्रिक्शनलेस टॉप, एक हॉरिजॉन्टल इंपल्स हमने इसको एक मोमेंटम दे दिया। ठीक है, आफ्टर द बॉब स्लाइड सम डिस्टेंस द स्ट्रिंग कम्स आउट एंड बॉब लिफ्ट्स ऑफ द फ्लोर। The magnitude of the angular momentum and about the point of suspension, एक चीज J कैलकुलेट करना और काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे जरा देखते हैं। देखो, ये सिस्टम में थ्रेड इनिशियली स्लैक है और हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल इंपल्स दिया है P, तो इससे इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, मान लेते हैं V0 और mV0 की वैल्यू इस P के बराबर होगी, जो इस सिस्टम का मोमेंटम भी होगा। ये वैल्यू कितनी दी गई है हमें 0.2। थोड़ी देर बाद ये थ्रेड टाइट हो जाएगी, ये सिस्टम ऐसे थ्रेड टाइट होगी। मान लो किसी एंगल थीटा पर जाकर ये थ्रेड टाइट हो गई, इसके बाद ये वेलोसिटी V है। नाउ इट विल स्टार्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। अगर ये शुरू से थ्रेड टाइट होती है और हम एक वेलोसिटी देते तो एक सर्कुलर पाथ में जाता। तो अब जब सर्कुलर पाथ में जाना शुरू करेगा तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। ये छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है Vt और Vn। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जैसे ही सर्कुलर पाथ में जाना शुरू करेगा ये Vt की वैल्यू इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाएगी, क्योंकि थ्रेड में एक इंस्टेंटेनियस इंपल्स जनरेट होगा It। It यहां पर क्या है, टेंशन इंपल्स। ये कब जनरेट होता है, व्हेनेवर ए पार्टिकल गेट्स द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम पहले भी हमने डिस्कस की हुई हैं, बहुत सारी जगह हम ये डिस्कस करते हैं। एक प्रॉब्लम ये रहती है कि एक पार्टिकल को ऐसे रिलीज किया तो जैसे ही थ्रेड टाइट होती है ये थ्रेड का इंपल्स आता है। 2 ब्लॉक कनेक्टेड रहते हैं, m मास, एक को थ्रेड स्लैक है, एक को वेलोसिटी v दे दो। जैसे थ्रेड टाइट होगी तुरंत एक थ्रेड के लॉन्ग इंपल्स आएगा। तो यहां पर
इन दोनों पॉइंट्स, इसको अगर मैं P1 पॉइंट कहूं और इस पॉइंट को मैं P2 पॉइंट कहूं, तो P1 P2 की अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम। तो P1 पॉइंट की वेलोसिटी है 0, तो P2 पॉइंट की भी अलोंग द स्ट्रिंग कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो यानी इस प्रॉब्लम में बेसिकली अब होना क्या है, देखो इस प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होगा कि थ्रेड एकदम से सडन टाइट होने जा रही है। तो जब थ्रेड टाइट होगी तो ये Vt 0 हो जाएगा। तो ये V2 0 होने का मतलब है कि थ्रेड केवल इसी वेलोसिटी के साथ, जो कि Vn है, इसी के साथ राइज करेगी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा आएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल होगा हमारा π/2। तो Vn की वैल्यू क्या होगी, Vn की वैल्यू होगी V cos थीटा। अब ये थीटा कैसे निकलेगा, cos थीटा sin थीटा, देखो बहुत आसान है, ये 0.9 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा की वैल्यू आएगी 9/10। तो cos थीटा मेरा 9/10 आएगा, तो sin थीटा कितना होगा अगर हमें जरूरत पड़ेगी, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 81/100 यानी √19/100 यानी √19/10। तो Vn की वैल्यू आई V cos थीटा। अब मुझे पहले पार्ट में क्या चाहिए, पहले पार्ट में मेरे से पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ J, और J को वो क्या डिफाइन कर रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इम्पल्स। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, L, ये डिस्टेंस Vn वेलोसिटी है और ये परपेंडिकुलर लेंथ सीधा सीधा L है। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हम यूज कर लें, तो एंगुलर मोमेंटम L हमारा कितना हो जाएगा, J, बेटर टू से J सिंबल यूज किया गया है, तो J हो जाएगा मेरा M Vn L M V नोट cos थीटा L। तो L cos थीटा 0.9 है और M V नोट की वैल्यू मुझे दी गई है 0.2, तो 0.2 इंटू L cos थीटा, L cos थीटा की वैल्यू है 0.9, तो मेरा पहला आंसर हो गया 0.18। क्लियर। सेकंड पार्ट में मेरे से क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में मेरे से कैलकुलेट करा रहा है काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर, जस्ट इसी सिचुएशन के बाद कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ। बेसिक देखो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम जस्ट आफ्टर द लिफ्ट ऑफ इज k जूल। तो k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, k विल बी इक्वल्स टू हाफ m Vn स्क्वायर हाफ m V cos थीटा का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हम पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.162 जूल के अप्रॉक्स। ठीक है, तो पहले दो पार्ट हमारे सॉल्व हो गए बहुत आसानी के साथ। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई टिपिकल था नहीं, ये पिछला क्वेश्चन तो लैंग्वेज वाइज थोड़ा टिपिकल बनाया गया था, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे था जिसमें सीधा सीधा हमसे काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम पूछा गया, उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते स्टेम सीरीज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एसी का एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक सर्किट है, मेटल फिलामेंट लैंप इज कनेक्टेड विद ए कैपेसिटेंस ऑफ C अक्रॉस 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो बनाए, सर्किट बनाते हैं जो कह रहा है कि एक फिलामेंट है और एक कैपेसिटर, ये हमारा लैंप हो गया जिसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, कैपेसिटेंस C मान लेते हैं, और इसको एक VRMS वोल्टेज 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के साथ कनेक्ट कर दिया। अब कह रहा है कि लैंप के अक्रॉस जो पावर है सर्किट में वो 500 है, वोल्टेज 100 वोल्ट आ रहा है यानी VR, ये VS हो गया और सारी वैल्यूज इसमें RMS दी गई है। ये VR हमारा कह रहा है कि 100 वोल्ट है और यहां पर जो पावर है, जो पावर जनरेशन है वो 500 वाट है।
टेक आरएमएस वैल्यूज वोल्टेज द मैग्नीट्यूड ऑफ फेस एंगल, और फेस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। और सेकंड पार्ट में हमसे क्या कैलकुलेट करा रहा है, इसमें वैल्यू ऑफ सी और वैल्यू ऑफ 5, दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। एक वैल्यू ऑफ सी बताना है, दूसरा वैल्यू ऑफ 5 बताना है। स्टेम सीरीज थे, हर क्वेश्चन में आपको दो पार्ट बताने होते हैं। तो बहुत बेसिक सा एसी का क्वेश्चन है, वी आर दिया गया है, वी एस हमारे पास है, तो ये वोल्टेज वी सी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे फेजर बना लूँ, वोल्टेज फेजर, तो सिंपल सी बात है, वी आर ऐसे आएगा। अगर मैं करंट को ऐसे ले लूँ, वी सी वी एस, ये एंगल हम 5 मान लेते हैं। तो यही हमें निकालना है। तो वी एस स्क्वायर विल बी वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। 200 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो वी सी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, वी सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 100√3, तो 10 फाई वी सी बाई वी आर यानी √3। तो यहां से फाई कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, π/3। तो एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ सी। तो सी के लिए पहले रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करने के लिए हमें पावर दी गई है। तो हमें पता है कि पावर लॉस अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज वी आर स्क्वायर बाई आर। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 500 यानी 20 ओम। अब 10 फाई, ये इसको मैं रब कर रहा हूं, इसे हम सॉल्व कर चुके हैं। तो वापिस इसी ट्रायंगल में आ जाएं। ठीक है, 10 फाई जो कि वी सी बाई वी आर है, कैन आल्सो बी रिटन एज आई एक्स सी बाई आर। तो 10 फाई विल बी एक्स सी अपॉन आर। तो एक्स सी की वैल्यू हो जाएगी 20√3 और एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा को हम लिख सकते हो 2 पाई एफ सी इज इक्वल टू 20√3। तो C will be equals to 1 upon 2 pi into F लिया 50 हर्ट्स into 20√3 इधर आ जाएगा। और यहां पर π√3 की वैल्यू देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 5 यूज करनी है। तो C की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहां से C की वैल्यू आ जाएगी आपकी, अगर हम इसे माइक्रोफेस में करें तो 10 के और 6 ऊपर लिखकर हम म्यू एफ लिख दें और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 100 म्यू एफ। ठीक है, तो ये हमारा फाई सॉल्व हो गया। दूसरा एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने जस्ट एक ऐसी डायग्राम बनाया था, प्रॉपर फेजर नहीं था। अगर मैं प्रॉपर फेजर बनाता तो करंट अगर मैं ऐसे लेता हूं, ठीक है, तो कैपेसिटर में जो वोल्टेज VC होता है वो लैग करता है, VR ऐसे होगा और V सोर्स ऐसे होता, दिस एंगल वाज फाई। तो इसमें जो करंट है वो लीड करेगी। ये जस्ट मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डायग्राम बनाया था, क्योंकि हमें ये फेजर नहीं था प्रॉपर, जस्ट एक रिप्रेजेंट था VR VC फाई। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर फेजर की बात करूंगा तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये कैपेसिटिव सिस्टम है, कैपेसिटिव सिस्टम में करंट लीड करती है। VR अगर मेरा ऐसे है तो VC इस करंट से, अगर मैं यहां पे करंट I मानूंगा तो VC जो है मेरा π/2 से लैग करता। लेकिन इसमें यार लैग लीड नहीं दिखाना था, केवल मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने थे, तो उसके लिए जस्ट मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाया। प्रॉपर फेजर डायग्राम ऐसे बनेगा।
ठीक है, तो होप सो आप ये प्रॉब्लम समझ गए होंगे।